नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की। उसी के अंतर्गत यूपी पीजीटी का 2005 वाला प्रश्न पत्र आज आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और पुराने जो प्रश्न पत्र हैं इनके माध्यम से आप जान पाएंगे, स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि किस प्रकार पुराने प्रश्न पत्र में पूछे हुए प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, यदि पूरा सिलेबस हमारा कवर नहीं हो पा रहा है, कुछ छूट रहा है, तो इन पुराने प्रश्न के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। यदि आप ये प्रश्न जो पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए वो भी याद कर लेते हैं तो आपके बहुत से प्रश्न पेपर में आसानी से आप उसे हल कर सकते हैं और आपकी एक अभ्यास भी बनता है आपको प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने का। इससे पूर्व नेट परीक्षा के सभी पुराने प्रश्न पत्र चैनल पे उपलब्ध हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो सॉल्व नहीं किए हैं, क्रमबद्ध रूप से आप कीजिएगा। अभी मैं यूपी पीजीटी का करवा रही हूँ, तो ये वाला मेरे साथ निरंतर ज्वाइन करिए क्लासेस को। इनको मेरे साथ साथ आप चलिए। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, उसको साथ में पढ़िए, साथ ही साथ पुराने पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। इसीलिए पुस्तक को पढ़ाते हुए बीच में मैंने ये सीरीज चालू करी है, ताकि ऐसा नहीं हो कि पुस्तक के वीडियोस पढ़ते पढ़ते यानी पुस्तक को जब हम अंत पे पहुंचे तो आप शुरू के सारे बातें भूल जाएं। इनके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका अभ्यास होता रहेगा और आपकी जो मेमोरी है वो रिकॉल करती रहेगी। यानी आपका जो माइंड है ना, ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल पे हम पहुंच गए तो आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल के प्रश्न आप भूल जाएं। ठीक है, अगर लंबे समय तक आप कितने भी अच्छे तरीके से एक बुक को पढ़िए, अगर थोड़े समय तक यदि आप उसे रिवाइज नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं। तो इसके माध्यम से रिवीजन भी हमारा साथ के साथ होता चला जाएगा और इतिहास के अलावा अन्य तथ्यों की भी जानकारी, सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होता जाएगा। तो इसी के अंतर्गत सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न और बाकी बातें मैं आपको बीच बीच में करती रहूंगी। और बहुत से विद्यार्थियों का इस तरीके के कमेंट आते हैं, मैम ये कौन सी बुक में से करवा रहे हैं। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आज तक ऐसी कोई बुक नहीं मिली जिसमें प्रिंटिंग संबंधी गलतियां नहीं हो। पहला ही प्रश्न पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगी। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। उत्तर दे रखा है दिनकर, जबकि नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध चारों कवियों ने प्रगतिवादी विशेषताओं से युक्त रचनाएं की हैं। इनकी कविता, ये उस काल के भी कवि प्रगतिवाद में ये उपस्थित थे और इनकी रचनाओं में भी प्रगतिवादी धारा की झलक देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अज्ञे की यदि मैं बात करूं तो इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। हालांकि इन्होंने भी प्रगतिवादी रचनाएं लिखी हैं और मुक्तिबोध में ने भी प्रयोगवादी कविताएं लिखी हैं। अंधेरे में है और इनकी बहुत सारी कविताएं, भूल गलती, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मराक्षस हम चैनल पे पढ़ चुके हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य, अगर देखा जाए तो अब क्योंकि ये 2005 का प्रश्न पत्र, तो हमें नहीं पता कि उस समय से चैलेंज किया गया था या नहीं, लेकिन अब इस तरीके का प्रश्न आए तो आप 100% उसे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न एक तरीके से गलत है। गूगल पे आप सर्च करिएगा प्रगतिवादी कवि, तो आपको ये चारों की रचनाएं, कविताएं कि इनकी कौन कौन सी कविता प्रगतिवाद के अंतर्गत आती है, मिल जाएगी। तो फिर भी अगर इस एक चुनना है तो फिर आगे चुनेंगे, क्योंकि ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और मुक्तिबोध में भी मुख्य जो है जो चीज मिलती है वो प्रयोगवादी कवि हैं मुक्तिबोध। लेकिन दिनकर जो इसमें उत्तर दिया है ये तो बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में आधुनिक काल के अंतर्गत, अभी हम आजकल में ही इस प्रसंग को पढ़ा है तो बेहतर उत्तर दे सकते हैं। कल के पेपर में भी यह रिपीट हुआ था। कल के पेपर से मेरा तात्पर्य इससे पूर्व हमने जो पेपर किया था। मैं पूरी यूपी पीजीटी टीजीटी की एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी शिक्षक भर्ती हुई है उस सब के पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे। चैनल पे पहली बार है ना आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे उस बटन को दबाइए, फिर एक बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन, उसके बाद ऑल लिखा आएगा, तो वो ऑल वाला ऑप्शन आप प्रेस करें ताकि डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और जितने भी आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं यूपी से टीजीटी की, पीजीटी की, हिंदी विषय से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उन सबको आप इस चैनल से जोड़ने का प्रयत्न करें, थोड़ा सा सहयोग करें। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की हो गई। सदल मिश्र जी का है नासिकोपख्यान जो पूछा जाता है। लल्लू लाल जी का प्रेम सागर हमेशा पूछा जाता है। चारण साहित्य किस साहित्य का नाम है। तो आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, चारों साहित्यों का हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि रासो साहित्य को ही चारण साहित्य की संज्ञा दी जाती है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं
गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गोपीचंद्र। तो कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता हैं मत्स्येंद्रनाथ जी, ये गोरखनाथ के गुरु थे और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। लेकिन कौल ज्ञान निर्णय प्रमुख ग्रंथ है मत्स्येंद्रनाथ का, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको ध्यान में भी रखना है। ठीक है, 5वें नंबर का प्रश्न है, बिहारी रीति काव्य की किस धारा के कवि थे? इसमें दिया हुआ है रीति मुक्त, जबकि हम सभी जानते हैं कि बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि थे। देखिए, पढ़ने के साथ साथ यह आप निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कम पढ़िए, लेकिन गलत पढ़ना ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए माइंड में गलत चीज़ आ जाती है। तो चेक करते हुए पढ़िए, ये रीति सिद्ध धारा के कवि है, इसमें गलत इसका उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध है। सूरदास जी ने सूरसागर में जो उद्धव गोपी प्रसंग लिखा है, जिसे भ्रमर गीत के नाम से हम जानते हैं, उसमें जो आधार बनाया है वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा को आधार बनाकर उसकी रचना की है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है दूसरे तरीके से। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? नेट परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया है। शिव पार्वती संवाद भी आपको मिल जाएगा शुरू में ही, याज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद भी मिल जाएगा। काक भुसंडी रामायण तो एक अलग से ही है, तो काक भुसंडी और गरुड़ का संवाद भी मिल जाएगा। जो नहीं मिलता वो राम सीता का संवाद नहीं मिलता, यानी इस तरीके से एक अलग प्रसंग की उसमें स्थापना नहीं की गई है। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका सीता राम का संवाद नहीं मिलता। चाल उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। सुमेलित करने वाले नेट परीक्षा के 13 नवंबर 2020 को आयोजित प्रश्न पत्र में भी इसको पूछा गया था, चाल उपन्यास को। मैत्रेयी पुष्पा जी की जो चाल है वो कैसी है? मित्रतापूर्ण चाल वो चलती हैं। इस तरीके से ट्रिक बना लीजिए, जो पुष्पा जी हैं वो कैसी चाल चलती हैं? मैत्रेयी से युक्त उनकी चाल होती है। यानी कोई भी अगर आप उनके साथ खेल रहे हो ना, तो वो उनकी चाल जो चलेंगी वो मित्रता से युक्त होगी, दुश्मनी से युक्त नहीं होगी। मैत्रेयी पुष्पा की चाल इस तरीके से आप लगा लीजिए। पुष्पा जी की चाल बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। ठीक है, मनु भंडारी का आपका उपन्यास है, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा है, सबके अलग अलग हैं ये। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन और रघुवीर सहाय। तो देखिए, तार सप्तक जब केवल लिखा हो तो उसमें आप प्रथम अपने आप लगा दीजिए, इसका तात्पर्य है प्रथम तार सप्तक। अब जो विद्यार्थी इन तथ्यों को नहीं जानते वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम चारों के चारों कवि तार सप्तक के हैं, इन्होंने तो गलत प्रश्न पूछ लिया। नहीं, तार सप्तक जब पूछा जाएगा मतलब प्रथम तार सप्तक, बाकी द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक लिख के देगा। लेकिन जब तार सप्तक के आगे नहीं लिखा है, इसका मतलब पहला तार सप्तक वो पूछ रहा है, तो उसमें रघुवीर सहाय जी सम्मिलित नहीं थे। बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न पत्र पर। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? बाबू युगल किशोर जी। और ये कहाँ से? कानपुर से प्रकाशित होता था। कल की कक्षा में शुक्लवाली में मैंने इसको आपको पढ़ाया है। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक हैं आचार्य केशवनाथ। पिछले पेपर से एज इट इज यह रिपीट हो गया। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। आपको एक छोटे से नोट्स के मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे चैनल पे, तो वो आप यदि देख लेंगे तो इस तरीके के कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक चैनल पे उपलब्ध है। छोटी सी पुस्तक है, जिसे आप नोट्स भी कह सकते हैं। पुस्तक में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पुस्तक के रूप में ही है, बाकी यदि आप उन्हें नोट्स भी करके पढ़ेंगे ना, तो आपके टीजीटी पीजीटी में आपका एक भी प्रश्न इतिहास का उससे बाहर नहीं जाएगा, ना गद्य विधाओं का, ना इतिहास का। ये मैं आपको मतलब गारंटी दे रही हूँ। गारंटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये सारे पुराने प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, और इनमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने आपको उस पुस्तक में नहीं पढ़ाया हो। तो बस आपको करना इतना है कि चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में से हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक को उठाइए, और पहले वीडियो से लेके 2 पुस्तकें हैं वो, और दोनों पुस्तकें 30-32 वीडियो में मैंने खत्म कर दी हैं। छोटे छोटे से वीडियो 25-25 मिनट के वीडियोस हैं, उनको देखिए, क्रमबद्ध रूप से देखिए, और फिर पुराने प्रश्न पत्रों को लगाइएगा। तो आपको लगेगा कि यार यूपी टीजीटी पीजीटी या कोई भी टीजीटी पीजीटी का पेपर इतना आसान कैसे आ सकता है। ठीक है, करिएगा जरूर। और जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देखने के बाद जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक है उसे देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे, केशव कहीं न जाए का कहीं ये पंक्ति के रचनाकार हैं। देखिए, केशव नाम तो है लेकिन केशव दास जी ये नहीं है। ये तुलसीदास जी की रचना है, विनय पत्रिका की है शायद ये। केशव दास
केशव कहीं न जाए का कहिए। ये पूरी पंक्ति है, थोड़ी सी याद नहीं आ रही है अभी माइंड में, नहीं तो मैं आपको पूरी भी सुना देती। अर्थ तो मुझे पता है, इसका भाव तो मुझे पता है कि वो लोगों को देखकर या परिस्थितियों को देखकर तुलसीदास जी ये कहते हैं। प्रसंग याद है पर पंक्ति याद नहीं आ रही है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल संस्कृतयन ने, ये भी 2003 वाले पेपर से सीधा की सीधा रिपीट हुआ है। सिद्ध सामंत और संस्कृतयन मैंने आपको बताई भी थी ट्रिक। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? भारत भारती सम्मान से। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? उनके संपूर्ण रचना कर्म पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं? हरी घास पर क्षण भर भी है, अरियो करुणा प्रभामय यह भी है, आंगन के पार द्वार यह भी है, और आंगन के पार द्वार इनका मैंने आपको पढ़ाया भी, उसमें से असाध्य बीना नेट के सिलेबस में। सीढ़ियों पर धूप यह शायद रघुवीर सहाय की है, शायद, है ना। तो और ये डी वाला जो सी वाला ऑप्शन है इसका सही उत्तर है, ये इनका अज्ञे का नहीं है। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय जी की ही है जहां तक मुझे याद है। प्रगतिवादी के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का। तो प्रगतिवाद, छायावाद, देखिए जब भी कोई एक वाद चलता है ना, मतलब वाद भी क्या कहें, अच्छा मैं शॉर्ट में यदि आपको समझाऊं तो जब भी कोई एक विशेष प्रवृत्ति या धारा चलती है तो जब व्यक्ति को ऊब हो जाती है, नीरसता आने लगती है, तो उसके विरोध में स्वतः दूसरी धारा का विकास होता है। तो छायावादी धारा के विरोध में ही एक तरीके से, विरोध ना कहें तो मतलब कह सकते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग होकर प्रगतिवाद का उदय हुआ था। तो छायावाद के वैसे देखा जाए तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवाद का प्रभाव थोड़ा थोड़ा सबका ही है, लेकिन सर्वाधिक योगदान है छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध इस धारा का क्या बोलते प्रवर्तन हुआ था। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? मुकुटधर पांडे। बेटी अपना हैंड हटाओ, दीदी भैया की क्लास करवा दूं, फिर आपको गोदी लूंगी, ठीक है। तो मुकुटधर पांडे, ये भी कल के पेपर से यानी 2003 वाला जो पेपर सॉल्व किया था उससे रिपीट हुआ प्रश्न है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपाद हैं, यह भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद और दोहों में हुई है, यह भी सही है। और सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये गलत है, क्योंकि हम सब पढ़े आए हैं कि सिद्ध साहित्य में पिंगल भाषा नहीं मिलती है ना, बल्कि सिद्ध साहित्य में कुछ तो अपभ्रंश का सा कुछ पुट मिलता है, और सिद्ध नाथों की फिर बाद में सदुकड़ी और संध्या भाषा शैली का भी प्रयोग इसमें मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। नेट परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न उपयोगी हैं। तो जो पीजीटी के विद्यार्थी हैं वो नेट परीक्षा के पुराने पेपर भी अवश्य सॉल्व कर लें और शुक्ल की पुस्तक भी अवश्य पढ़ें। हाँ, टीजीटी वालों के लिए मैं कह सकती हूँ जो सिर्फ टीजीटी दे रहे हैं वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक से भी उनका काम चल जाएगा, पर पीजीटी, नेट, असिस्टेंट भर्ती या कोई भी अन्य परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं जिनका स्तर थोड़ा सा ऊंचा है तो फिर आप शुक्ल को पढ़िएगा। लखनऊ में आज आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। कवियों को जन्म काल के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लगाना है, तो रहीम भक्ति काल में आ जाते हैं, फिर घनानंद, फिर अश्लील और ठाकुर को अंत में पढ़ा था। रीति काल के मैंने अंत में ठाकुर को पढ़ाया था, तो इससे भी थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हो। और रहीम को मैंने भक्ति काल में पढ़ाया था, तो इस तरीके से भी अनुमान लगा सकते हैं। यदि इनका जन्म काल रटना जरूरी नहीं है, कभी कभी आप थोड़े से सामान्य अपने ज्ञान के आधार पे भी कर सकते हैं ना। सबसे अंत में हमने ठाकुर और द्विजदेव को पढ़ा है रीति काल में, और भक्ति काल में ही पढ़ लिया था रहीम को। तो इस तरीके से लगाएंगे तो ऑप्शन सी इसका सही। और क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न नेट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगी। वैसे मेरी समझ में तो ये वासुदेव सिंह इसका सही उत्तर है। मैं इसको कमेंट बॉक्स में आपको चेक करके बता दूंगी। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, ढोला मारूरा दुहा, भरतेश्वर बाहुबली और जय मयंक जस चंद्रिका। तो भरतेश्वरी बाहुबली अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? परमानंद दास, कुंभन दास, स्वामी हरिदास और चित स्वामी। तो स्वामी जो हरिदास हैं यह भी अष्टछाप के कवि नहीं है। इन्होंने हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की थी।
कल की कक्षा में हमने ये पढ़ा था। और अष्टछाप में कौन कौन से कवि हैं, तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, ये 2 चीजें आप जरूर रख लीजिएगा, बाकी मैं तो आपको करवा ही दूंगी। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, और कविता के नए प्रतिमान। अब इसमें उत्तर दे रखा है भाषा और समाज, जो कि सरासर गलत है। इसका सही जो ऑप्शन है वो है ये वाला, कविता के नए प्रतिमान। तो ये नामवर सिंह की रचना है शायद, तो इनकी नहीं है। 100% रामविलास शर्मा की नहीं है, बाकी तीनों रामविलास शर्मा की हैं। 27वें नंबर का प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की यह पंक्तियां हैं तुलसीदास जी के बारे में, और यह रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक में आपको देखने को मिल जाएंगी। साहित्य जनता की चित्रवती का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किसकी है? इस बुक में दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कितना सरासर गलत उत्तर है, जबकि सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, है ना। सबसे पहले यही है इनका लेखन वाला वीडियो, आप देख लें, कोई भी पुस्तक उठा के देख लें, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध पंक्तियां मिली जाती हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई थी। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसको भी हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक काल के अंतर्गत आज की कक्षा में। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शुक्ल को है। नोट्स में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। हिंदी समाचार बंगदूत कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो 1829 में इसका प्रकाशन किया था राजा राममोहन राय ने। ये कल की ही शुक्ल की बुक में अभी हमने पढ़ा है। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक है हरिशंकर परशाई जी, नेट के सिलेबस में है, चैनल पे उपलब्ध है, ये कहानी वाले उसमें आप पढ़ लीजिएगा। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की है, और ये रेखा चित्र है। एक विशेषता, कलम का सिपाही कृति के लेखक है अमृत राय। कल की कक्षा, कल के पुराने पेपर में भी इसको हमने पढ़ा है। जहां ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं है ना, देखिए वो प्लीज मैं आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूरा निबंध नेट के परीक्षा में भी है, सिलेबस चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, निबंध वाली में आप देख सकते हैं। व्यंग रचना हरिशंकर परशाई जी की कौन सी नहीं है? नेताजी कहन, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी, और भूत के पांव। तो भूत के पांव ये रचना हरिशंकर परशाई जी की नहीं है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की है। नेट के पुराने पेपर में से बहुत से प्रश्न रिपीट है, तो दोनों प्रश्न पत्र आपको अच्छे से लगाने हैं। दिव्य उपन्यास है यशपाल का, तमस है भीष्म साहनी का, मैला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु का, और पलचनामा है नागार्जुन का। हाँ बेटू, क्या कह रहे हो? बोलो बाबू। ये देखो आप लोगों को मैं करवा रही हूँ ना, तो ये जग के देखिए कैसे बैठी है यहाँ पे, ये बैठी दिख रही है आप लोगों को, ये ऐसे बैठी रहती है ना। तो जल्दी जल्दी मैं करवा दूं, वरना ये शैतानी शुरू कर देगी, तो फिर मुझे करवाने नहीं देगी। चलिए ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? अशोक के फूल चैनल पे पढ़ चुके हैं हम, इनका निबंध है। कुटस भी हम पढ़ चुके हैं, इनका निबंध है, वो भी चैनल पे उपलब्ध है। अब बात करें कबीर की, तो कबीर पे तो इन्होंने पूरी रिसर्च की है, बचा एक नया साहित्य, तो ये इनकी रचना नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी, तमिल, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम इंदु है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? जॉर्ज गियर्सन ने लिखा। ये तो मैं आपको नोट्स में करवा चुकी हूँ। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा, है ना। और गंग कवि से संबंधित प्रश्न कल के परीक्षा में भी पूछा गया था। यूपी पीजीटी टीजीटी में गंग कवि को अवश्य पूछा जाता है। हाँ बेटू बोलो। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? कल की कक्षा में आपको बताया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हुआ है। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? पद्म सिंह शर्मा जी ने की है। बिहारी के दोहों की इनसे किसने की है? पद्म सिंह शर्मा जी ने की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, अलग हटके प्रश्न है, याद कीजिएगा। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियां खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो उपयुक्त दोनों काम करते हैं। नेट परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न में। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का पात्र है यह। और जैसा कि इस प्रश्न इसको देखकर मुझे ये लग रहा है कि नेट के विद्यार्थियों को भी यह प्रश्न पत्र कर लेने चाहिए, और फिर पीजीटी के विद्यार्थियों को भी नेट वाले प्रश्न पत्र कर लेने चाहिए, ठीक है। और ये सूरदास और रंगभूमि बार बार पूछा जाता है। हाँ जी, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। हाँ बेटू,
दर्द हो रहा है। देखा आपने, कल मैं आपको शुक्ल की पुस्तक पढ़ा रही थी ना, तब भी ये जग के यही बोल रही थी। इसको लगता है कि मैं आप लोगों को समय दे रही हूँ। छोटे बच्चों को होता है कि सारा वो चाहते हैं कि उनकी तरफ मैं देखूं। अब इसकी तरफ देखते देखते जब मैं बोलती हूँ ना तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जैसे ही मैं बुक में देखती हूँ ना तो ये मुझे कहती है मम्मी दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि मुझे गोदी में आप ले लो। लेकिन ले नहीं सकते। ठीक है, ये प्रश्न पत्र पूरा करेंगे उसके बाद ही मैं इसको लूंगी। हाँ, आपको लेंगे, अभी लेंगे। दीदी भैया को पढ़ा दूँ थोड़ा सा, फिर आपको लूंगी। दीदी भैया का पेपर है ना, आप अपनी बुक पढ़ लो। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से जुड़ा हुआ है? लक्ष्मण और उर्मिला के से। चैनल पे मैं साकेत के चयनित अंश नवम सर्ग करा चुकी हूँ, पढ़ लीजिएगा। दास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। शुक्ल की पुस्तक में पढ़ सकते हैं इसको। और साधना की 4 अवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, शराफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। 2003 वाला जो प्रश्न पत्र करवाया था इससे पूर्व, उसमें पूछा था कि सूफी साधना में कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। बेटा पीछे गिर जाओगे, सही से बैठो। तो वो था 4, और उसमें मैंने इसको पढ़ के आपको बताया था कि इसी तरीके की होती है शरीयत, तरीकत, शराफत और हकीकत। तो उसमें कल के प्रश्न का ही विस्तृत रूप ये है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छे प्रश्न है ना, स्तरीय। आप नहीं कह सकते कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें देख के लगता है यार पेपर बहुत सरल, लेकिन नहीं। कुछ प्रश्नों का स्तर ऐसा होगा कि जो उन्हें सॉल्व करेगा वही मेरिट में स्थान बना पाएगा। आगे देखते हैं, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से सर्वाधिक लंबी कौन सी है? भिक्षुक इसमें दिया हुआ है। और बाकी देखिए ये चारों पढ़ी तो है, कुकुरमुत्ता भी काफी लंबी है, और ये सभी नेट परीक्षा के सिलेबस में है, बट अभी हाल ही के दिनों में मैंने नहीं पढ़ी है। तो यदि आप लोगों ने पढ़ी है तो देख लीजिए। बाकी इस प्रश्न पत्र में इसका उत्तर भिक्षुक दिया है, बट मुझे लगता है कि भिक्षुक इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। राम की शक्ति पूजा या कुकुरमुत्ता में से इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध, नाथ और सिख। तो सिख साहित्य नहीं मिलता, नाथ, सिद्ध, जैन सभी मिलता है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवन शैली से संबंधित है? शरद चंद्र की है। नेट में भी अब भी पूछा गया और बार बार रिपीट होने वाला पुरस्कार है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार कौन सा नहीं है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। महादेवी वर्मा को मिला है यामा पे, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पे मिला है, दिनकर को उर्वशी पर मिला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ बोली हिंदी के किस उपवर्ग की है? तो ये पूर्वी हिंदी की है। छत्तीस, अवधि, बघेली, ये तीनों पूर्वी हिंदी की है, बार बार पूछी जाती है, याद कर लीजिएगा। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। गोधूम का तद्भव है गेहूं। तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का विच्छेद है तत्धनलीन। ऋट लकार किस काल का बोधक है? भविष्य काल का। तो ये कुछ संस्कृत के शब्द हैं जो यूपी में विशेषतः पूछे जाते हैं। ए ओ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर अय अब आय आव हो जाता है। यण संधि की परिभाषा है। हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? मराल। ठीक है, तुरंग तो घोड़े का होता है, भुजंग सांप का होता है, और पंचबाण कामदेव का है, तो मराल इसका सही उत्तर है। ताले के पानी पताए गए बेटी, गर्त को मिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेतु परत है, कैसे ए रचई रचो बिहारे। तो ये भोजपुरी का गीत है। शब्दों में कौन देशज है? तो फटाफट एक देशज शब्द है। एक लिंग का निम्नलिखित शब्द किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो चाचा का चाची, बहन का, मेरी गोदी में आओ, आप आओ, इधर से आओ, मैं गोदी ले लूँ आपको। बहन का भाई, भैंसा का भैंस, कोयल का कोयला हमने नहीं सुना है ना, तो ये इसका सही उत्तर है। कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो रोटी खाई जाती है, पूड़ी खाई जाती है, और पानी पिया जाता और घी भी खाया जाता पिया जाता है। तो ये पानी और घी दोनों इसके ऑप्शन है, तो ये प्रश्न ही गलत है। एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है वह हराम का पैसा खाता है, वह जूता खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। तो ये चौथा इसका सही उत्तर है, क्योंकि कसम खाने का मतलब कुछ अंदर नहीं जा रहा, ना जूता अंदर जा रहा है, ना ये सब बकवास आता है। तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अकाल पीड़ित में समास होगा तत्पुरुष, अकाल से पीड़ित। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनुधन ऐशन। शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, अभिव्यक्ति और उपचार। तो उपचार जो है
यह योग रूढ़ है। वह अपनी, आप थोड़ी देर चुप रहो बिल्कुल। हाँ ला। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? अरे बेटा, तो उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है। मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। यह एक विशेषण है ना। विशेषता क्या है कि वो ऐतिहासिक नगर है। और मिश्र वाक्य हो गए दो, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो ये मिश्र वाक्य होगा। और विशेषण हो गया ऐतिहासिक होना। ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए विकल्प चुनिए। युवा असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है ना। और ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, तेल से तेली, माल से माली, अलबेला से अलबेली, चमेला से चमेली नहीं होता, तो इसमें नहीं है। प्राचीन शब्द का विलोम है अर्वाचीन। शुद्ध रूप कौन सा है? तादम्य, तादत्म्य, तादम्य। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है तादत्म्य। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, शंकर, चक्रपाणि विष्णु का है, तो ये इनका नहीं है। कारक के भेद हैं आज। चिंता एक रोग है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। तो चिंता एक आदि होती है। चिंता एक आदि है या रोग है ना। आदि यानी अंदर जो होता है ना, अंदर। रोग तो इसको आदि वैसे देखा जाए तो सही इसका ऑप्शन होना चाहिए। अदृश्य शत्रु के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा। बेटा आप छेड़खानी मत करो, फिर मैं पिटाई लगा दूंगी। ठीक है, आप इसको ऐसे करो अपना हैंड। जब भी मेरी क्लास होती है ना, आप सो के जग जाते हो फटाफट से। और मैं इतनी कोशिश करती हूँ ना आप लोगों की क्लास के लिए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुस्सा आ जाती है और मेरा वीडियो खराब हो जाता है। फिर दोबारा ये 25-30 मिनट पूरे दिन में मुझे मिल नहीं पाते कि मैं फिर बार बार आपको करवाऊं। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप कौन सा मुहावरा सही है? तो आस्तीन का शाप। देखिए इसने क्या चित्रकारी करी है पूरी बुक पे, और उसके बाद भी चुप नहीं रह रही है, पूरी पे पेंसिल चला डाली। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, जैसे कि रामचंद्र जी की थी? यण संधि का संबंध स्वर संधि से है। स्वर संधि के 5 उसमें से एक यण संधि भी है। भेद। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ तीनों स्त्रीलिंग है। दिन नहीं है। दिन ढलता है। दोपहर होती है, सुबह होती है, सांझ भी होती है, बट दिन होती नहीं है, होता है। तो ये क्रिया लगा के आप देख लीजिएगा। सर्वस्व रूप है, सर्वस्व षष्ठी विभक्ति का उदाहरण। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। नबोड़ा का संधि विच्छेद है नवधन ऊढ़ा। कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? तो 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। बाकी मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश यह कालिदास की रचना है। बृहत्त्रय में कौन सा काव्य नहीं आता? शिशुपाल वध बृहत्त्रय में नहीं आता। किरातार्जुन भारवी का, नैषधीय चरित हर्ष का और कुमार संभव ये कालिदास का, ये सब बृहत्त्रय में आते हैं। शिशुपाल वध नहीं आता। संस्कृत से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको दे दूंगी यूपीटीजीटी पीजीटी वालों के लिए, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें ये सारे प्रश्न और थोड़े से और व्याख्यायित तरीके से दे देंगे। बहुत ज्यादा व्याख्या यहाँ इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि अन्य राज्य के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। अपनी मुंह पे उंगली रखो बस। रास तरंगणी किस कवि की है? कल्हण की है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित है? उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य। एक इस तरीके की पंक्ति है ना, उपमा कालिदास से है ना, भारवी अर्थ गौरव है ना, इस तरीके से है। उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम और माघे संति त्रयोगुणा करके इस तरीके से है। मैं जैसा कि मैंने कहा कि अभी बहुत टाइम बाद संस्कृत को छोड़े टाइम हो गया है, तो नहीं आ पाती एकदम एग्जैक्ट पंक्तियां माइंड में नहीं आ पाती, क्योंकि अभी हिंदी पे ही पूरा ध्यान दिया हुआ है। लेकिन हाँ, परीक्षा से पूर्व मैं आपको करवा जरूर दूंगी। एक वीडियो दूंगी नोट्स के फॉर्म में, उसे बस कर लीजिएगा। कालिदास का है मालविका अग्निमित्रम। भवभूति का है उत्तर राम कालिदास का है मालविका अग्निमित्रम और दंडी का है 10 कुमार चरित्र। श्रीहर्ष का है नैषधीय चरित्र और भवभूति का है मालती माधव। जगन्नाथ शब्द में संधि है व्यंजन संधि। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है उत्तर रामचरित
उत्तर रामचरित, यह उत्तर रामचरित के रचयिता है भवभूति, और भवभूति ने कहा है करुणेव एक रस है, पूरे संसार में केवल करुण ही एक रस है, इसके अलावा कोई रस नहीं है। तो ये मैंने आपको साकेत में भी सुनाया, पढ़ाई थी लाइन, जब आपको मैथिली शरण गुप्त का करुणा तू क्यों रोही उत्तर में है और अधिक रोही, इस तरीके से था। पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली झारित दान मधुनीर मंद मंद आवत चले कुंज रुकुंज समीर, रूपक अलंकार है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपूर, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनन अक्का अंगार, वाताहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धारा में निहित रस है, करुण रस है। इसको पढ़कर ही करुणा की भावना आ रही है। और यह प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं पंक्तियां हैं। बेटा आप सीधे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, नहीं मैं पिटाई लगा दूंगी बहुत देर से। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये बिहारी की है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, है ना, ग्वालियर की। आपको झांसी ग्वालियर कविता से पढ़ी होगी ना आपने, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेले कहाँ? बुंदेली ग्वालियर और झांसी का जिक्र है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कंचन संस्कृत का शब्द है। कंजर तो है ना, क्या ही बोलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? गुजराती नहीं लिखी जाती। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी से, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज महात्मा का विलोम दुरात्मा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ प्लुत ह्रस्व सभी। जीतने की इच्छा विजयेच्छा कहलाती है ना, और जीने की इच्छा जिजिप्सा कहलाती है। जीवन जीने की इच्छा जिजिप्सा और जीतने की इच्छा विजयेच्छा या जेच्छा। योग रूढ़ शब्द है पुष्प। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, सुदर्शन, जैनेन्द्र। वो गजब की बात देखिए, कौन नहीं है पूछ रहा है, जबकि ये चारों की चारों मनोविश्लेषणात्मक प्रधान कथाकार हैं। और इस बात में मैं डेफिनेटली श्योर हूं। तो ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। नेट की परीक्षाओं प्रश्न पत्रों में भी हम इसको कर चुके। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो विचारात्मक निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। नाटक को पंचम वेद भरत मुनि ने कहा है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। विद्या निवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? रस आकेटक नहीं है। तुम चंदन हम पानी है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सृष्टि की याद आए। ये सभी उनकी रचनाएं हैं। लेकिन रस आकेटक कुबेरनाथ राय की है, तो ये नहीं है। रस आकेटक और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की प्रमुख है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये पंक्ति श्रद्धा और भक्ति निबंध से ली हुई है। चैनल पर हम इसको पढ़ चुके हैं, बल्कि इसमें जो दिए हुए हैं तीनों निबंध हम रामचंद्र शुक्ल के निबंध में पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, काव्य गुण का यह सूत्र किसने दिया है? आचार्य वामन ने दिया है। सुख दुखात्मक को रस कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद्र जी ने ये कहा, सुख दुखात्मक को रस। तो रामचंद्र गुणचंद्र, ये रामचंद्र शुक्ल नहीं है, रामचंद्र गुणचंद्र, ध्यान दीजिएगा। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, ध्वनि, अलंकार सबके अध्ययन करते हैं संस्कृत के काव्य शास्त्र में, शैली विज्ञान का नहीं करते। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 8 बताई है। विभावानुभाव चारी संयोग दास रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? भरत मुनि का है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करन कर्म करे विधि नाना। विभावना अलंकार है, कार्य के बिना कारण हो रहा, बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार है। विवत्स इसका स्थायी भाव है। जुगुप्सा के साथ 125 प्रश्न हमने 30 मिनट में कर लिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक वीडियोस को अपने उन सभी मित्रों में शेयर करें जो हिंदी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं ना। सबका भला कीजिए, ईश्वर आपका अपने आप भला करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा भी कर दीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं कल नहीं, आज ही मिलते हैं शाम को दूसरी कक्षा में शुक्ल वाली पुस्तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट चेक करना न भूलें। आपकी परीक्षा में सिलेबस में जो भी निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक जो कुछ भी लिखा हुआ सब कुछ चैनल पे उपलब्ध है। बस आपको अपने स्तर पे जाके प्लेलिस्ट चेक करनी है, कुछ नहीं करना, कोई रुपए पैसे खर्च नहीं करने। और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर देना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।